हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वॉरियस पार्टीज। हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और सोल्वेंसी डिस्क्लोज करता है बहुत सारी पार्टी को जिन जिनको इसकी हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाए, मतलब उसको किसी रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू प्रिपेयर हो। ओके, तो इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? दीज रूल्स आर जो जनरली कार्ड जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम गैप के नाम से भी जानते हैं। Generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statement। जो है ये सभी प्रिंसिपल हर अकाउंटेंट पूरे वर्ल्ड में सबके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम द यूजेस। इनको टाइम टू टाइम डेवलप किया जाता है। Common experience and historical precedents and statement of individual and professional bodies, इनको time to time change। नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या फीचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ द रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको ईजीली समझा जा सकता है और ईजीली अप्लाई किया जा सकता है। ओके, देन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है मैन मेड है। इनको साइंस के रूल्स की तरह लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। सो दे हैव द लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल फ्लेक्सिबल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। Accounting principles are not rigid but flexible. They are bound to change with the passage of time in response to the change in business practices, government policies and needs of the users of accounting information। इनको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑफ टाइम, जो भी हमारे बिजनेस की नीड होती है। Accounting principles are generally accepted. Accounting principles are based and guidelines for accounting and generally accepted. The general acceptance of the accounting principle depends upon how well it satisfies the following three criteria. What are the three criteria? First is relevance। अकाउंटिंग अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट, उसको रेलिवेंट तब बोला जाता है इफ़ इट इज़ रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रेलिवेंस तभी होती है जब इसको कोई यूज़ कर रहा और उसके काम आए। देन आता है हमारा क्या? ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग द प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज ए फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड जजमेंट्स ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको पर्सनल बायस और जजमेंट से दूर रखना, उससे फ्री रखना। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो इम्प्लाइज वेरीफेबिलिटी विच मीन्स दैट देर इज सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस एंड करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड, मतलब कि वो करेक्ट हो और ट्रूथ हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है फिजिबिलिटी। द अकाउंट प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। एक प्रिंसिपल तभी फिजिबल हो सकता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स के, बिना किसी कॉस्ट के, जिसको चेंज किया जा सकता है। ओके, अब हमारा टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के काइंड्स क्या क्या हैं? हमारा फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन एंड सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस हैं, दिस प्रोवाइड ए फाउंडेशन
For accounting process, no enterprises can prepare its financial statement without considering these basic concepts, जिनको हमें assume करके मानना ही मानना पड़ता है. These are the basic concepts of the accounting. These concepts guide how the transaction should be recorded and reported. किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए और कैसे उन्हें रिपोर्ट कर लेना चाहिए. देखो हमने क्या किया, हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट और इंसेप्शन एंड सेकंड इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशन. जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, बात करते हैं फाउंडेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस की, कि इसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें अपने ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है और हमें कैसे उन्हें रिपोर्ट करना है. और नो एंटरप्राइजेस, बिना इसके हम ये हमारी क्या होती हैं, बेसिक असम्पशंस होती हैं, जिनके बिना हमारी अकाउंटिंग क्या है, अधूरी है. आइए वो कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके थ्रू हम अपनी अकाउंटिंग को बेसिक मानते हैं. Accounting Standard 1 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. There are the 3 fundamental accounting concept और assumption. 3 फंडामेंटल हमारे कौन कौन से कंसेप्ट हैं. फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड थर्ड इज अक्रूअल कंसेप्ट. व्हाट इज गोइंग कंसर्न? एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर. लंबे समय तक हमारा बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करेगा. The transactions are recording in the books of the business on the assumption that it is continuing enterprises. हमारी enterprise क्या है, बेसिक assumptions होती है कि एंटरप्राइज कंटिन्यू रहेगा, लंबे समय तक काम करेगा. इट इज़ ऑन दिस कंसेप्ट वी रिकॉर्डेड फिक्स्ड एसेट. इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू को रेफरेंस दिए बिना ही हम क्या करते हैं, इन्हें फिक्स्ड एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो because of the going concern concept that outside party enter into the long term contracts with the enterprise, give loans and purchase the debentures and shares of enterprises. ये going concern concept ही है जिसकी assumption के बेस पर ही हमें outside party ही हमारे contract में enter करती हैं, जो हमें लोन देती है और हमारे डिबेंचर्स को परचेज करती है और बिजनेस शेयर्स ऑफ बिजनेस परचेज करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, बेसिक्स कंसेप्ट में second is consistency concept. The concept states that accounting principles and method should remain consistent from one year to another. जो हमारे principle और method है वो क्या रहेंगे, same रहेंगे. There should not be changed from year to year. हम इनमें कोई change नहीं करेंगे. In order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of different periods and draw important conclusion about the working of the enterprises. अगर हमारा कंसिस्टेंसी पीरियड हम अगर सेम ही मेथड को फॉलो करके चलते हैं तो किसी भी बिजनेस के लिए ये इजी हो जाता है कि वो कंपेयर कर पाए विद अदर बिजनेस और विद द प्रीवियस बिजनेस. अगर हमारी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होती है तो हमें अपने बिजनेस की ट्रू पोजीशन पता नहीं चल पाती है. नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एक्रूअल कंसेप्ट. व्हाट इज एक्रूअल कंसेप्ट? इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ transactions. In accrual concept, revenue is recording when sales are made or services are rendered and it is immaterial whether cash received or not. accrual concept में हम क्या कह देते हैं कि जब हमने सेल्स और सर्विसेज को दिया उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस की, ना कि इस पर कि हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट expenses are recording in the period of accounting period in which they assist earning revenues whether the cash is paid or not. जब हमने उसकी सर्विस ले ली है, जब हमने उनको ले लिया है, चाहे हमने उसका कैश पे किया हो चाहे ना किया हो, हम उसको उसी टाइम पर ही रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है, thus to ascertain true profit or a loss for an accounting period and to show the true financial position of the business
At the end of the accounting period, all expense and income relating to the accounting are recorded, whether the actual cash has been paid or received or not. मतलब तो हम accrual concept में क्या देखकर चलते हैं, हमारी जो भी expenses और income हुए हैं सिर्फ हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमने उन्हें पे किया है चाहे हमने उनको पे नहीं किया है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हमारे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट. फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. Business entity concept. According to this concept, business is treated as a unit separate and distinct from its owner, creditor, manager and others. In other words, the owner of business is always considered and distinct and separate from the business he own. इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमारा बिजनेस एक अलग चीज़ है और ओनर जिसने उसे स्टार्ट किया वो अलग चीज़ है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं. ओके. Business unit should have the separate set of the books, and we have recording the business transaction from the firm's point of view, not from the point of the view of the proprietor. firm के point of view से हम सारी जो transactions उसको record करेंगे, ना कि proprietor के view से. goods used from the stock of the business for the business purpose are treated as the expenditure of the business, but similar goods used by the proprietor for his personal use are treated as drawings. अगर किसी स्टॉक को बिजनेस में यूज़ किया गया है तो वो क्या मानी जाएंगी, स्टॉक मानी जाएंगी. लेकिन अगर उनको प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है तो उसको क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा. ओके. मतलब क्या है, गुड्स यूज्ड फ्रॉम द स्टॉक और द बिजनेस, उसको क्या माना जाएगा, एक्सपेंडिचर माना जाएगा. और अगर वही गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया तो उसको क्या मानेंगे, हम ड्राइंग्स मानेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा क्या, money measure concept. Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. For example, accounting does not record a quarrel between the production manager and sales manager. It does not report the strike is beginning, and it does not reveal that the competitor has placed a better. Money measure concept के according हम क्या करेंगे, बस उन्हीं चीज़ों, उन्हीं इवेंट और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है. अदर ट्रांजैक्शंस को हम क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर का क्वाल हो, या फिर स्ट्राइक चल रही हो, या फिर कॉम्पिटिटर ने अपना बेटर प्रोडक्ट मार्केट में रख दिया हो. कोई भी चीज़ हम इसमें नहीं शो कर पाएंगे जो मनी से रिलेटेड ना हो. उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू amended income tax law, a business has compulsory to adopt the financial year beginning from 1st April to ending on 31st March in the next calendar year as its accounting period. कोस्ट कंसेप्ट, और इससे अगला आता है हमारा कोस्ट कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसेट ऑर्डिनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड. हम बुक्स को, हम अपने एसेट्स को उसी प्राइस पर शो करेंगे जिस प्राइस पर हमने इनको खरीदा था. ठीक है. The cost concept and historical concept does not mean that the assets will be continuously shown at their acquisition price for long as term business entity owns and them. Their assets cost is shown systematically in balance reduced sheet from at cost year less to year by charging depreciation. अब कोस्ट कंसेप्ट का मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको उसी ही प्राइस पर शो करते रहेंगे जब हमने उसको ख़रीदा था, टिल द लास्ट डेट, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती. हम उसमें से उसका डेप्रिसिएशन भी लेस करके दिखाएंगे, बैलेंस शीट में रिड्यूस कॉस्ट पर शो करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट. In other words, every transaction affects at least two accounts. If one account is debit, then other account must be credit. The system of recording transaction based on the principle is called as double entry system, जिसको हम क्या बोलते हैं, double entry system भी बोलते हैं. It is because of this concept, two sides of the balance sheets are always equal and the following accounting equation will always hold good at point of
टाइम, मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही का ही रूल है जिस पे हमारी बैलेंस शीट्स की एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है एसेट्स इज इक्वल टू में लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, ये हमारा क्या रूल है, ड्यूल एस्पेक्ट रूल है। देन आता है हमारा क्या, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल as a result of the business operation. Revenue is earned by the sales of goods or by providing a सर्विस। रिवेन्यू को कब अर्न किया जाता है, अगर हम कुछ सेल्स ऑफ गुड्स कर देते हैं, हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकग्निशन डिटरमाइंस द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रिवेन्यू इज रियलाइज्ड। ओके, revenue is deemed to be realized when the title or ownership of good has been transferred to the purchaser, when he has legally become liable to pay the amount। रिवेन्यू को कब रियलाइज माना जाता है, जब उसकी ओनरशिप उसके परचेजर के पास ट्रांसफ़र हो चुकी हो, ठीक है। इट शुड बी रिमेंबर दैट revenue recognition is not related with the receipt of the cash. For example, if a firm gets an order of the goods on 1st January and supply the goods on 20 January and receive the cash on the 1st April, the revenue will be deemed to have been earned on the 20th January as the ownership of the goods was transferred on that date। क्योंकि हमने उस दिन उस गुड की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दी थी, तो हमारी तरफ से वो हमारा रिवेन्यू है। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा एक और एग्जांपल है, रेंट फॉर द मंथ मार्च 2015 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2050 will be treated as revenue of the financial year ending March 31, 2050। ओके, उसको मार्च में ही रिकॉर्ड माना जाएगा, चाहे उसके पैसे हमें कम मिले हों अप्रैल में, मतलब जब वो एक्कर हुआ है, अक्रूल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही है ये भी। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। This concept requires the accounting transaction should be recorded on the in an objective manner, free from the personal bias of either management of the accountant who are prepared for the accounts. It is possibly only when each transaction is supported by the verifiable documents and vouchers such as cash memo, invoices, sales bills, पेन स्लिप, कोरस्पोंडेंस एग्रीमेंट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में हमें फ्री फ्रॉम बायस रखना है। हमारी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उनको बायस कैसे किया जा सकता है, अगर हमारे पास कैश मेमो, इन्वॉइसेस, इन सब की ट्रांजैक्शंस की कुछ ना कुछ एविडेंस हो, वेरीफेबल डॉक्यूमेंट्स हो, वाउचर हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश, transaction must be supported by the cash receipt for money paid, and if goods are purchased on credit transaction must be supported by the copy of invoice or डिलीवरी चालान। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स।